ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग का अब अगला टर्म जो हम लोग को समझना है वो क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। टोनिक का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन, है ना? कंसंट्रेशन क्या कहता है? ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे ही हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम है आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आइए इसी बात को डायग्रामेटिकली समझते हैं। हम लोगों ने यहां पर दो बीकर लिया, दो डिफरेंट टाइप का बीकर लिया, और इस दो डिफरेंट टाइप के बीकर में हम लोग सॉल्यूशन दो डिफरेंट टाइप का ले रहे हैं। दो डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन ले रहे हैं स्टूडेंट, दो डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन ले रहे हैं। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है, कंसंट्रेशन C1 है, यहां का टेम्परेचर, कंसंट्रेशन मैंने क्या बोला? C1 है, टेम्परेचर मैंने क्या बोला? T1 है। यहां इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है आपका? पाई2 है, कंसंट्रेशन क्या है? C2 है, टेम्परेचर क्या है? T2 है। और मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकेंड सॉल्यूशन दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर पहले सॉल्यूशन का और ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन का, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। तो ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है उसे ही हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। देखिए इसका नाम, देखिए समझिएगा, आइसो मतलब सेम, ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? पाई1 इक्वल्स टू पाई2। अभी अभी स्टूडेंट हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे जिसमें लिखे थे पाई इक्वल्स टू CRT। और अगर ये फॉर्मूला हम इन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? C1, R तो कांस्टेंट है, R T1। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? C2 R T2। सही है। अब ये R और R टर्म यहां से कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या निकल के आया? यहां से निकल के आया C1 T1 इक्वल्स टू C2 T2। और अगर मैं कह रहा हूं इफ T1 इक्वल्स टू T2, मतलब T1 और T2 दोनों का वैल्यू सेम है और वो T के बराबर है, तो इस फॉर्मूला में यहां से क्या निकल के आ जाएगा? इस फॉर्मूला में यहां से निकल के आएगा C1 इक्वल्स टू C2। यहां पर C क्या है? कंसंट्रेशन। तो क्या देख रहे हैं? फर्स्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और सेकंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दोनों सेम है। और दोनों का कंसंट्रेशन, जब दो सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम है, इसीलिए कहा गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उन्हें आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन भी सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम है उसे ही हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। अभी अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए क्या लिखूंगा? N1V1। और इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? N2V2। ये भी फॉर्मूला आ गया। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स की जगह में W1 बाई M1, N1 की जगह में, और नीचे क्या हो गया? V1। यहां नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं क्या लिखूंगा? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो सेकेंड सॉल्यूशन के वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट M2 हो गया। और नीचे में क्या है आपका? V2। तो ये भी टर्म आ गया। तो स्टूडेंट जब आपको कहा जाए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं W1 बाई M1V1 बराबर W2 बाई M2V2, या उसी के लिए नंबर ऑफ मोल्स में कह सकते हैं N1V1 बराबर N2V2। उसी के लिए आप कंसंट्रेशन में कह सकते हैं C1 बराबर C2। उसी के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर में आप कह सकते हैं पाई1 बराबर पाई2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो या फिर कंसंट्रेशन सेम हो उसे भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन को दिखाया गया है वेट के टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में।
ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम। अगर कह रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में बताओ ϕ1 बराबर ϕ2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन के टर्म में बताओ C1 बराबर C2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बताओ N1V1 बराबर N2V2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, वेट के टर्म में बताओ W1 M1V1 बराबर W2 M2V2। इतना बात समझ में आ गया। और दूसरी बात स्टूडेंट, जो सबसे जरूरी बात है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, वो ये है कि 0.91% NaCl का जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होता है ह्यूमन ब्लड के। आप कई बार किसी भी कारण से, किसी भी डिजीज से या किसी भी एक्सीडेंट से जब कभी हॉस्पिटल पहुंच गए हो, या फिर आप किसी पेशेंट को देखते हो किसी भी डिजीज से सफर किया हो, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहता है ऐसे पानी चढ़ाओ, मतलब सलाइन वाटर इसके वेन्स में डालो। तो उसका कहने का मतलब क्या होता है, 0.91% NaCl का सॉल्यूशन उसके बॉडी में डालो। 0.91% NaCl कंसंट्रेशन के बराबर ही हमारे बॉडी में ब्लड के सेल का कंसंट्रेशन होता है, इसीलिए ब्लड का सेल इस कंसंट्रेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोनों जगह का कंसंट्रेशन सेम है। हमारे ब्लड के, हमारे जो ब्लड सेल है उसके अंदर का कंसंट्रेशन और NaCl का 0.91% का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, इसीलिए हम लोग कहते हैं 0.91% NaCl इज आइसोटोनिक टू द ह्यूमन ब्लड सेल। अब ये आइसोटोनिक अगर आप समझ गए हैं तो अगला जो सेकेंड टर्म आ रहा है स्टूडेंट, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, उस बात को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, डायग्रामेटिकली उसी बात को समझते हैं। सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं यहां जो टर्म लिख रहा हूं स्टूडेंट, वो टर्म है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब क्या होता है, तोड़ के समझते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, है ना, और टोनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन। जैसे मैं यहां पे एक सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं और यहां पे इसके साथ मैं कंपैरिजन करूंगा। मैं कह रहा हूं कि यहां का कंसंट्रेशन, यहां भी सॉल्यूशन है, मैं कह रहा हूं कि यहां का कंसंट्रेशन C2 है, यहां का कंसंट्रेशन C1 है, और अब मैं कह रहा हूं कि C1 का वैल्यू जो है वो कम है एज कंपेयर टू द C2। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम रहे, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम रहे, तो ऐसे सॉल्यूशन किसी भी दूसरे सॉल्यूशन से कंपैरिजन करने के बाद जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम रहे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हमने यहां पर ले लिया 0.91% NaCl और इसके जगह पर मैंने ले लिया 0.5% NaCl। अब बताइए, फर्स्ट सैंपल और सेकेंड सैंपल में से कंसंट्रेशन कम कहां पर है? तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सैंपल में सिर्फ 0.5% है, सेकेंड वाले में 0.91% है। तो फर्स्ट वाले बीकर में NaCl का कंसंट्रेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू द सेकेंड सैंपल। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम रहे तो उसे ही हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक और नया वर्ड आ रहा है स्टूडेंट, हाइपोटोनिक के बाद मैं यहीं पर लिख देता हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है मोर, टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। मैं इस बार क्या कर रहा हूं, यहां पर 0.91% ही रहने देता हूं और यहां पर मैं कर दे रहा हूं 1.6% NaCl। तो अब इस केस में आपको क्या दिख रहा है? इस केस में आपको दिख रहा है कि C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द C2। ज्यादा के लिए, मोर के लिए क्या यूज करेंगे? हाइपर। कंसंट्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे? टोनिक। तो अगर किसी सैंपल में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में, अगर किसी सैंपल में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम रहता तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बराबर रहता तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीन बात यहां स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर क्या बताया? कंसंट्रेशन C1 बराबर C2, कंसंट्रेशन C1 लेस देन C2, और थर्ड मैंने क्या बताया? कंसंट्रेशन C1 ग्रेटर देन द C2।
तो जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो, सेम हो, तो सेम के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसो। कंसंट्रेशन के लिए टोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां क्या दिख रहा है? कंसंट्रेशन। टोनिक वर्ड तो यूज करेंगे ही करेंगे। कंसंट्रेशन कम है तो हम कहेंगे कि C1 जो है यहां पर, C1 जो है यहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें देखिए कंसंट्रेशन दिख रहा है तो हम लोग कंसंट्रेशन के लिए वर्ड टोनिक यूज करेंगे, और C1 का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा के लिए, मोर के लिए हम लोग हाइपर यूज करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां जो C1 है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहां जो C1 है वो इक्वल है, आइसोटोनिक है। यहां जो C1 है वो कम है, कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक है। यहां जो C1 है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक ये तीनों बात समझ में आ गया होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम लोग का खत्म होता है। मैंने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं चारों पॉइंट आपको बता दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहां जो भी सॉल्यूट लिया गया है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, मतलब ऐसा सॉल्यूट था जो वेपर नहीं बनाता है। अब इसके बाद फिर सेकंड केस हम लोग का आएगा जो चैप्टर को आगे बढ़ाएगा। चैप्टर में अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वेपर बनाएगा। सॉल्वेंट तो वेपर बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन अब जो सॉल्यूट डाला जाएगा वो वेपर बनाएगा। तो रॉल्स इन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में क्या कहा था, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कल से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के टॉपिक को आप बड़े ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे और एंजॉय किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। टिल देन, थैंक यू।